हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पिन 24 में। तो आज हम लोग क्लास 10 की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे और आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो आपको दे दिया गया है। सूर्य के प्रकाश में, प्रकाश किसका है? सूर्य का। सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर की है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो आप आकृति खींचिएगा। जब आप आकृति खींचेंगे तभी आपको स्पष्ट हो पाएगा कि जो आपका प्रश्न है वो किस तरीके से लगेगा और फिर आपको उसमें क्या क्या क्रियाएं करनी है। तो सवाल लगाने से पहले आपको सवाल एक बार पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको स्पष्ट तरीके से उसका चित्र खींच लेना है। यहाँ आप सवाल लगाएंगे जरूर, लेकिन वो भी समझ कर और सीख कर। यहाँ आपको सवाल तो लगाना ही है लेकिन सवाल को सीखना भी है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको सवाल सीखना है कि सवाल लगते कैसे हैं। तो यहाँ आप क्रम से पढ़ते जाइए, उसके बाद जैसा वो कह रहा है वैसे आप आरेख खींचते जाइए, लास्ट में आपका सवाल हल हो जाएगा। तो कह रहा है सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक मीनार खींच लेनी है जिसकी लंबाई कितनी है? 45 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ इसकी जो लंबाई दे दी गई है वो कितनी दे दी गई है? 45 मीटर दे दी गई है। तो जो मीनार है उसको हम लोग AB से प्रदर्शित किए हैं और उसकी लंबाई दे दी गई थी 45 मीटर, तो आप लिख दिए। अच्छा, अगर मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है और यहाँ पर यदि गलती से सूर्य निकल आया, मान लेते हैं कि सूर्य यहाँ निकला है, तो सूर्य की किरणें आएंगी तो छाया बनेगी कि नहीं बनेगी? तो यहां से किरणें आ रही हैं तो ये बन रही है मीनार की छाया। देखिएगा, जो सूर्य की किरणें हैं वही तो मीनार पर गिर रही हैं, तो उसकी छाया बन रही है। अब छाया हम लोग मान लेते हैं ए बी, तो मीनार को माने हैं, तो छाया ए सी हो गई। मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा होगा तो छाया जो होगी वो जमीन पर बिल्कुल क्षैतिज पड़ी होगी। तो एकदम क्षैतिज रेखा यही आपके मीनार की छाया है और छाया की भी लंबाई इन्होंने दे दी है। जो छाया है वो 45√3 मीटर की है। तो छाया की लंबाई कितनी है? 45√3 मीटर। ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिएगा, यदि आप यहाँ एकदम ठीक क्षैतिज देख रहे होते तो आप ए को देख पाते। किसको देख पाते? ए को। लेकिन यदि आप शीर्ष को देखना चाहते हैं या यहां से सूर्य को देखना चाहते हैं तो आप अपनी गर्दन को क्षैतिज से कुछ ऊपर उठाएंगे। तो इस दशा में जो आपकी नेत्र है वो भी कुछ ना कुछ कोण बनाती हुई घूम जाएगी। तो आपकी नेत्र गर्दन उठाते समय आपकी नेत्र जितना भी कोण बनाती हुई क्षैतिज अक्ष से घूमती है उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। यदि नेत्र से ऊपर की वस्तु को देखना चाहते हैं तो वहां पर आपको गर्दन उठाना होगा और इस दशा में जो कोण बनेगा उस कोण को हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। अब देखिएगा, सूर्य तो ऊपर है, आप क्षैतिज से ऊपर की ओर देखेंगे तब यहां बनेगा उन्नयन कोण। हमें उन्नयन कोण दिया नहीं गया है तो हम लोग ज्ञात करेंगे उन्नयन कोण और इसको मान लेते हैं थीटा। क्या मानते हैं? थीटा। तो देखिएगा बच्चों, अब तो ये आपका लग जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसा उन्होंने कहा था वैसा आपने खींच लिया। उन्होंने कहा सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार है। एक मीनार है AB जिसकी ऊंचाई कितनी है? 45 मीटर, वो भी ऊर्ध्वाधर है, अर्थात ठीक लंबवत है, तिरछी नहीं है। ऊर्ध्वाधर का मतलब ठीक एकदम सीधा ऊंचाई में गया हो, तिरछा ना हो। तो यहाँ याद रखिएगा, ऊर्ध्वाधर का मतलब है ठीक लंबवत, 90 अंश पे बिल्कुल सीधी मीनार गई हुई है। अब ये तो आपका जमीन था, इसी पर बन रहा है क्या? छाया। किसकी छाया? मीनार की। वो छाया कितनी है? 45√3 है। तो छाया को हम लोग AC से प्रदर्शित किए जिसका मान दे दिया गया था 45√3। यहां से देखा जाएगा तो कुछ ना कुछ आपको अपना गर्दन ऊपर की ओर उठाना होगा, तो आंख भी कुछ कोण बनाती हुई घूम गई होगी, इसलिए यहां कहा गया उन्नयन कोण। नेत्र के क्षैतिज अक्ष से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए आप अपनी आंखों को जितना भी अंश घुमाते हैं वही आपका क्या होगा? उन्नयन कोण होगा।
तो अब यहां देखिएगा उन्नयन कोण ज्ञात करना है, आपने वहां लिख भी दिया है। तो यहां मान लीजिएगा, माना, यहां से आप हल करना प्रारंभ करते हैं। माना उन्नयन कोण थीटा है। क्या मान लिया गया है? उन्नयन कोण मान लिया गया बच्चों कि उन्नयन कोण कितने अंश का है, तो आप कहेंगे थीटा है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, उन्नयन कोण तो आपने थीटा मान ही लिया है, अब आपको एक त्रिभुज दिख रहा है जो आकृति आपने खींची है। उस त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी। तो आप यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। किसमें? त्रिभुज एबीसी में। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां जो आपका कोण ए है वो मीनार सीधा खड़ा है और जो छाया है वो जमीन पर पड़ी हुई है, तो यहाँ कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है। ऊर्ध्वाधर खड़ा है तो कोण होगा 90 अंश का। पर हमें यहाँ 90 से कोई मतलब नहीं है, 90 से केवल इतना ही काम है कि जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। ऐसे त्रिभुज जिनका कोई एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज क्या है? समकोण। लेकिन इसमें दिया क्या गया है? न्यून कोण थीटा। तो यहां पर आपको कोण सी दे दिया गया है, कोण सी बराबर थीटा है, और यही थीटा आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कोण सी बराबर थीटा बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिएगा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है? तो लंब कहा जाता है। तो यहां पर आपको लंब दे दिया गया है। लंब तो वैसे आपका है कौन? ए बी। ए बी का मान कितना है? 45। तो लिखना चाहे तो आप यहाँ ए बी भी लिख सकते हैं, और ए बी बराबर है कितना? 45 मीटर। फिर देखिएगा, समकोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण होती है, आपको कर्ण से कोई मतलब नहीं है क्योंकि दिया आधार गया है। एक भुजा लंब एक भुजा कर्ण, तो जिस पर न्यून कोण बना होगा अर्थात तीसरी भुजा आपकी आधार होगी। तो जो आधार है वो है AC, और AC का भी मान आपको दे दिया गया है। आधार AC है और AC का मान है 45√3 मीटर। एक बात का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है, आपको अभी अगले वीडियो में बताया गया होगा कि आपको इस चैप्टर में केवल 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करना होता है। किसी भी एक का कर सकते हैं आप, चाहे साइन का, जैसी आपको आवश्यकता होगी उसी तरीके से आपको प्रयोग करना है। या तो आप साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब और कर्ण के अनुपात को व्यक्त करने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात कौन है? साइन थीटा। फिर है कॉस थीटा। आधार और कर्ण के बीच में जो संबंध बता रहा होता है उस त्रिकोणमितीय अनुपात को हम क्या कहते हैं? कॉस थीटा। इसके बाद लंब और आधार के लिए जो संबंध बताता है उसे कहा गया टैन थीटा। तो एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, लंब और आधार मिला है, इसके लिए आपको मिल जाएगा टैन। कोण क्या है? तो कोण सी है, सी का मान थीटा है। टैन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। तो लिख दो लंब बटे आधार। अब लंब, तो लंब को लिख देना है कितना? 45। बटे में है आधार, और आधार है कितना? 45√3। इधर तो है tan थीटा, उसे रहने दीजिए। अगर आप देखें तो 45 अंश में भी है और 45 सर में भी है। 45 अकन्नम 45 कट गया, तो यहां पर आपको मिल गया tan थीटा बराबर 1/√3। ऊपर कुछ नहीं है तो एक तो बचा ही है, नीचे तो √3 है ही। तो यहां पर आपको tan थीटा का मान मिल चुका है 1/√3। अब अगर बाईं ओर tan थीटा है तो आपको tan का तो मान निकालने के लिए कहा नहीं गया है, मान तो आपको थीटा का ज्ञात करना है। तो tan गायब होगा तभी मान ज्ञात हो पाएगा। तो यदि बाईं ओर tan है तो कोशिश कीजिए कि दाईं ओर भी क्या आ जाए? tan आ जाए, लेकिन ध्यान रहे मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिएगा, tan थीटा पहले लिखा हुआ है, उसको साफ साफ आप लिख दीजिएगा tan थीटा। यहां 1/√3 है, तो 1/√3 tan कितने अंश का मान होता है?
तो आपको याद होना चाहिए ये मान होता है tan 30 अंश का। मतलब tan 30 अंश का ही मान होता है 1/√3। तो अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं tan 30 अंश, क्योंकि यदि जरूरत पड़ेगी तो इसकी जगह पर हम लोग फिर से लिख सकते हैं 1/√3। अब देखिएगा tan बाईं ओर भी है, tan दाईं ओर भी है, तो कोणों की तुलना की गई तो tan से tan कैंसिल हो गया और थीटा बराबर कितना अंश आ गया, 30 अंश। यही आपका आंसर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको समझ में यदि नहीं आया होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। उम्मीद तो यही है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो अब आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और एक बात, यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में जरूर बताएं। उसके बाद फिर कोशिश की जाएगी कि आपको जो भी प्रश्न बताए जाएं और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। वैसे जहां तक है आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अब आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं आज का अगला प्रश्न। थोड़ा स्पीड नोट कीजिए। तो आइए देखते हैं बच्चों आज का दूसरा प्रश्न। इसमें क्या कहा गया है। सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि अस्तर के साथ यदि भूमि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब आपको कहा गया, एक डोर दे दी गई है और एक खंभा दे दिया गया है। डोर का एक सिरा खंभे से बंधा हुआ है और दूसरा सिरा जमीन से किसी भी आधार द्वारा बंधा हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है खंभे की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई बतानी है, खंभे की। तो जैसा प्रश्न कह रहा है, एक बार तो आप प्रश्न को स्पष्ट तरीके से पढ़िएगा, तो पढ़ने के बाद आपको कुछ तो समझ में आया होगा कि हम लोग करें क्या। तो इसमें जो कहा वो ध्यान दीजिएगा। एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, तो डोर कहीं ना कहीं बंधी होगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। चाहे बंधा हुआ है या बंधी हुई है, तो जो डोर है वो कहाँ बंधा है। डोर मतलब आप रस्सी समझिएगा। एक रस्सी है, जो खंभा जो दिया गया था उस खंभे का नाम हम लोग मान लिए हैं ए बी। तो जो खंभा है वो, उसका निचला सिरा ए है और ऊपरी सिरा बी है, और इसके ऊपरी सिरे पर एक डोर बंधी हुई है। ऊपरी सिरे पर एक डोर बंधी हुई है जो एकदम ठीक तरीके से तनी है। देखिएगा, ये डोर है। क्या है, डोर। तो चलिएगा, खंभा तो हम लोग ए बी ले लिए हैं। बात करेंगे, जो डोर होगा वो खंभे से कुछ दूरी पर तो बंधा होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस बिंदु को सी मान लेते हैं। क्या मानते हैं, सी। अब जैसा उसने कहा है उसको ध्यान दीजिएगा। एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, यानी जो डोर की लंबाई है वो 20 मीटर की है। तो उसके बाद चढ़ रहा है, जो जो का मतलब डोर की बात हो रही है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है। तो खंभा जो है भूमि पर सीधा खड़ा है और इसके शिखर से बंधी हुई है डोर, जो कि बिल्कुल तनी हुई है, जिसकी लंबाई आपको दे दी गई है 20 मीटर। जो सर्कस वाला कलाकार है वो यहां पर चढ़ रहा है, यानी ये डोर पर चढ़ता हुआ जा रहा है।
ये डोर पर जा रहा है, जबकि डोर की लंबाई कितनी दे दी गई है, 20 मीटर। अब देखिएगा यहां पर, तो आपने 20 मीटर तो लिख लिया, साथ में अभी कहना है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोड, ये तो भूमि स्तर का मतलब है भूमि की सतह है, तो ये भूमि की सतह दी गई है, और डोर जो थी वो भूमि की सतह से कितने अंश का कोण बनाती हुई गई है, तो ये गई है 30 अंश के कोण पर। तो आपको भूमि और डोर के बीच का कोण दे दिया गया है, कितना अंश, 30 अंश। अब यहां से देखिएगा, ये तो हो गया आपका 30 अंश। अब इसमें आपको ज्ञात क्या करनी है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो खंभे की ऊंचाई दी नहीं गई है, तो हम लोग इसको क्या मानते हैं, एच। बड़े आराम से आपको समझ में आ चुका होगा इसे क्या खींचना है, एक खंभा खींचना है, जिसको आप ए बी मान सकते हैं, पी क्यू मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, हमने तो यहाँ ए बी मान लिया है। वहां उसके एक सिरे यानी ऊपरी सिरे पर एक डोर बंधी हुई है, जो कसके तनी हुई है, एकदम बढ़िया तनी हुई है, और कहां तक आकर जमीन पर लगी है, सी पर। तो एकदम तनी हुई है और आके जमीन पर लगी हुई है। इसी रस्सी पर एक सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है, जहां पर रस्सी की लंबाई दे दी गई है 20 मीटर, और रस्सी जमीन के साथ में कितने अंश का कोण बना रही है, 30 अंश का। इस दशा में आपको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो आपने मान लिया है खंभे की ऊंचाई है, जैसा आप आकृति में देख पा रहे हैं। तो यहां आपको हल करना है, और यहां लिखेंगे माना। माना का मतलब है मानिएगा, उसके बाद में अभी मान निकाल दीजिएगा। माना खंभे की ऊंचाई एच, हाँ चाहे एच है या फिर एच मीटर है, जो खंभे की ऊंचाई आपको दे दी गई है वो कितनी दे दी गई, एच मीटर। एक बात का ध्यान रखिएगा, खंभा अगर आपका सीधा ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो यहाँ होगा समकोण, जमीन के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा, और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो यहाँ आपको अब लिखना है त्रिभुज, किस त्रिभुज की बात हो रही है, तो त्रिभुज आपको ए बी सी की बात हो रही है। आपके लिए देखना है त्रिभुज ए बी सी, जिसमें आपको कोण ए कितना दे दिया गया है, कोण ए दिया गया है 90 अंश। समकोण है क्योंकि खंभा सीधा जमीन से खड़ा है, तो यहाँ जो कोण बनेगा, अगर एक लाइन पड़ी है दूसरी लाइन खड़ी है, तो वहां कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का। अब एक बात और दे दिया गया है, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण तो दे दिया गया है, क्योंकि समकोण के सामने तो आपकी भुजा कौन है, बीसी है, और बीसी का मान आपको 20 दिखाया गया है। आप न्यून कोण को भी इसी समय लिख दीजिएगा, न्यून कोण आपका सी है, जिसका मान दे दिया गया है 30 अंश। तो कोण सी जो आपका है वो कितने अंश का है, 30 अंश का। न्यून कोण इसलिए कहा गया, ऐसे कोण जो 0 से बड़े और 90 से छोटे होते हैं, उन कोणों को हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो ये आपका हो गया न्यून कोण, जबकि जिसका मान 90 होता है उसे समकोण कहा जाता है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो यहां आपको लिख देना है लंब। तो लंब आपने मान रखा है एच, और एच आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, तो आप प्रश्नवाचक लगा दीजिएगा। और समकोण के सामने वाली भुजा दे दी गई है कर्ण, और कर्ण तो आप जानते ही हैं दिया गया है, तो कर्ण बराबर कितना होगा, 20 मीटर। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको यच ज्ञात करना है, अर्थात लंब निकालना है, कर्ण दिया गया है। लंब और कर्ण के लिए कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात प्रयोग में लाया जाएगा, तो लंब और कर्ण के लिए प्रयोग में आता है साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो हम लोग यहां लिखने वाले हैं साइन थीटा। सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लिख दीजिएगा। अब आप अपना मान रखते चले जाइए। देखिएगा साइन थीटा, तो थीटा का मान तो आपको दे ही दिया गया है। यहां जो आपका थीटा है वो सी के रूप में है, इसलिए आप थीटा ना लिखकर सी का प्रयोग कीजिएगा। किसका प्रयोग कीजिएगा, सी का। तो यहां कोण सी था, तो आपने लिख दिया सी। लंब, तो अब सबका मान रखिएगा 30, किसका मान है, सी का। तो यहां हो जाएगा साइन सी था, तो सी का मान था 30 अंश, आपने लिख दिया। लंब की बात की जाए तो लंब तो एच है,
लिख दीजिए h बटे कर्ण की बात की जाए तो कर्ण भी आपको पता है 20, तो यहाँ नीचे लिख दो 20। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, तो आप जानते हैं 1/2 होता है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है, बराबर हो गया h बटा कितना 20। आपको h का मान निकालना है तो h को रोक लीजिए, 20 भाग कर रहा है, इधर आएगा गुणा करेगा, 20 एकन्नम 20 बटे कितना 2, बराबर केवल क्या बचा, तो केवल और केवल h बच चुका है। 2 का पहाड़ा यदि आ रहा है तो आप काट दीजिए, 2 एकन्नम 2, 2 शून्यम शून्य, यानी यहाँ पर आपको h का मान अब मिल चुका है। h को थोड़ा पहले लिख लेते हैं और 10 को बाद में। तो h बराबर आपको कितना मिला 10, मात्रक तो मीटर ही होगा क्योंकि आपको सब मीटर में ही दिया गया है। तो जो खंभे की ऊंचाई निकली हुई है वो कितनी है, 10 मीटर। यही आपका हो गया है आंसर। वैसे बहुत ही प्यारा और बहुत ही सरल क्वेश्चन था। तो आप लोग अब मुस्कुरा के बताइएगा कि क्या आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए और कॉपी कलम लेके बैठिएगा ताकि आपके सवाल और भी आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो जहां भी समझ में नहीं आएगा आप लोग वीडियो एक बार फिर से देखना या फिर कमेंट करके बताना, फिर से समझा दिया जाएगा आपको कि क्वेश्चन कैसे लगाएं। तो चलिएगा अब आप इसे नोट करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जब भी दिक्कत होगी तो आप पुनः इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। तो इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो देखिएगा बच्चों, ये रहा आज का अगला प्रश्न। इसमें देखिएगा आपको बहुत ही बढ़िया प्रश्न दे दिया गया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सरल भी है और पेपर में आने की भी संभावना बहुत ही अधिक है। तो यहाँ देखिएगा आपको दे दिया गया है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और शिखर की, किसी मीनार की चोटी और, यहाँ चोटी और शिखर का मतलब एक ही है, तो यहाँ मीनार की चोटी और आधार, मीनार की चोटी और आधार के औनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है, 60 अंश है। मीनार की क्या ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसा एक बार आप क्वेश्चन को फिर से थोड़ा देखिएगा, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से, मतलब कोई पहाड़ है जिसकी चोटी की ऊंचाई कितनी है 60 मीटर। चोटी से देखा जा रहा है किसको, किसी मीनार को, तो वहां से देख रहे हैं किसी मीनार की चोटी और आधार के औनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब एक बात ध्यान रखना, औनमन कोण कब बनता है, जब हम लोग अपने नेत्र से नीचे की वस्तु को देखते हैं तब कोण बनता है औनमन कोण। और यदि हम लोग नेत्र से ऊपर की वस्तु को देखते हैं तो हमें गर्दन ऊपर की ओर उठाना होगा और वहां बनेगा उन्नयन कोण। नीचे की वस्तु को देख रहे हैं, गर्दन को झुकाना होगा और वहां बन जाएगा आपका औनमन कोण। तो अब चलिएगा देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से आपको आकृत खींचना है। अगर आपका आकृत बन गया तो फिर आप सवाल बिल्कुल लगा सकते हैं। तो आप सवाल लगाना सीखिए, जिससे पहले आप चित्र खींचना बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ लीजिएगा चित्र खींचा कैसे जाता है। तो जो कहा जाएगा क्रम से आप चलते जाइएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी। अब यहां बात आ रही कोई पहाड़ है, तो सबसे पहले आप पहाड़ खींच दीजिए। पहाड़ तो आप मान सकते हैं ए बी, मतलब यहां हम कुछ भी मान सकते हैं, दिया नहीं गया है कि क्या मानिए और क्या नहीं मानिए। तो हम लोग मान लिए कि जो पहाड़ का आधार है वो ये है और जो पहाड़ की चोटी है वो क्या है, बी है। जिसकी ऊंचाई इसने दे दी है 60 मीटर, इसने कहा है 60 मीटर ऊंची, तो जो ऊंचाई दी गई है वो कितनी दे दी गई है 60 मीटर। तो देखिएगा जो मीनार यानी पहाड़ था वो 60 मीटर ऊंचाई का है। कितनी मीटर ऊंचाई का है 60।
तो चलो ठीक, कोई बात नहीं। यहां से किसी मीनार की चोटी और आधार के औनमन कोण, यानी कोई मीनार देखा जा रहा है और वहां पर जब मीनार को देखते हैं तो कोण क्या बनता है, औनमन। मतलब यहां से साफ साफ स्पष्ट है कि मीनार छोटा होगा, तभी तो हम ऊपर से देखेंगे नीचे की वस्तुओं को तो हमें गर्दन को थोड़ा झुकाना होगा नीचे की ओर। तो देखिएगा यहां से कुछ ना कुछ तो दूरी होगी ही, तभी कुछ कोण बन पाएगा। तो यहाँ देखिएगा, यहां से कुछ दूरी पर आप एक मीनार को देख रहे हैं। यहां से एक व्यक्ति है जो देखना चाह रहा है किसको, इस मीनार को। तो यहां से एक बार किसको देख रहा है, मीनार के शीर्ष को देख रहा है, मीनार की चोटी को और फिर मीनार के आधार को। तो अब इस व्यक्ति को भी मिटा दीजिए, बस अब समझना है केवल कि यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है। तो चलो, मीनार एकदम बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आप लोग पटरी का उपयोग जरूर कीजिएगा। अब देखिए, हमारा जो पहाड़ था वो क्या था, ए बी था। जो मीनार है उसको भी तो हमें कुछ ना कुछ मानना होगा। तो मीनार क्या हो गया, सी डी। अच्छा, बात ये है, मीनार और पहाड़ के बीच की कुछ ना कुछ तो दूरी होगी ही। हम लोग उस दूरी को क्या मान लेते हैं, यक्स। क्या मान लेते हैं, यक्स। पहाड़ और मीनार के बीच की जो दूरी थी उसे यक्स मान लेते हैं। अगर आधार यक्स मीटर दूरी पर होगा तो शायद शीर्ष भी कितनी दूरी पर होगा, यक्स मीटर की दूरी पर होगा। ये रहा, यानी मीनार की चोटी डी है, पहाड़ की चोटी बी है, और यहां इसी लाइन के समांतर एक अगर क्षैतिज रेखा खींची गई है तो पहाड़ की चोटी को जिस बिंदु पर काट रही है उसे तो हम यहाँ ई मान लिए हैं। आप कुछ भी मान लेना जो आपकी इच्छा, क्योंकि हम ए बी सी डी मान चुके थे, अगला पॉइंट ई मान लिए। अब ये तो रही व्यवस्था। अब आपको पहाड़ की चोटी की ऊंचाई दे दी गई है 60, लेकिन मीनार की चोटी की ऊंचाई पूछ रहा है, तो आप लोग इसको ए मान सकते, यानी एच मान सकते हैं। ऊंचाई को एच मानिए, हाइट होता है इसका पहला अक्षर, एच ले लीजिए। तो यहां पर आप मीनार को मान चुके हैं, मीनार को तो माने हैं सी डी, जिसकी ऊंचाई क्या माने हैं, एच। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका पहाड़ है, ये क्या है, मीनार है। अगर नीचे दूरी यक्स है तो ऊपर भी दूरी यक्स होगी। यहां से देखिएगा, अब यहाँ कोई बैठा व्यक्ति एक बार किसको देख रहा है, मीनार की चोटी को देख रहा है। तो देखिएगा, यहाँ जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो एक बार किसको देख रहा है, देखिएगा यहां से बैठा हुआ व्यक्ति एक बार देख रहा है मीनार की चोटी को। तो देखिएगा, पहले चोटी को देखा है, उसके बाद किसको देखा है, आधार को देखा है। तो क्रमशः कोण बन रहा है, तो कोण कितने अंश का बना, 30 अंश का। चोटी को देख रहा, ध्यान दीजिएगा, पहले किसी को नहीं देख रहा था, बिल्कुल क्षैतिज देख रहा था। तो कुछ कोण इधर, मतलब सीधा एकदम समांतर देख रहा था, बिल्कुल क्षैतिज, ना ऊपर देख रहा था और ना नीचे देख रहा था, बिल्कुल क्षैतिज देख रहा है। तो यहाँ इस दशा में जो व्यवस्था इसकी कुछ इधर है। यहां देखिएगा, जब ये सीधा देख रहा था तो कुछ यहां देख रहा था। अगर अपने नेत्र से नीचे की वस्तु को देखना है तो उसे गर्दन को झुकाना होगा, और जब वो गर्दन को झुकाएगा तो उसी के साथ साथ आंख भी क्या होगी, कुछ ना कुछ घूम जाएगी। तो अगर आंख नीचे की ओर दब रही उसके बाद कोण बन रहे हैं तो इस कोण को कहेंगे औनमन कोण, और यहाँ औनमन कोण दे दिया गया है 30 अंश। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये भी क्षैतिज है और ये भी क्षैतिज है। जब दोनों क्षैतिज रेखाएं हैं तो यहां ध्यान रखिएगा, एक क्षैतिज रेखा गई थी, एक और क्षैतिज रेखा। तो ये दोनों जब क्षैतिज है तो ये समांतर हो गई है। क्या हो गई, समांतर। जैसे अब यहां देखिएगा, इन्हें एक तिर्यक रेखा काट रही है, मतलब एक तिरछी रेखा है जो इन दोनों को काट रही है, एक को ऊपर काट रही है, दूसरे को नीचे काट रही है। तो अगर समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काट रही है तो तिरछी रेखा के दोनों तरफ, एक दाएं एक बाएं एक ऊपर तो एक नीचे, तिर्यक रेखा की विपरीत दिशा हम कह सकते हैं। तिर्यक रेखा की विपरीत दिशाओं में बने अंतः कोण
एकांतर कोण कहलाते हैं और ये सदैव बराबर होते हैं यदि रेखा समांतर है। तो रेखाएं समांतर है तो जितना कोण यहाँ ऊपर बनेगा उतने कोण यहाँ नीचे बनेगा। तो ये रहा रेखा के ऊपर का कोण और यहाँ बन जाएगा रेखा के नीचे का कोण। ये कितने अंश का है? तो 30 अंश का। अगर ऊपर 30 बना तो एकांतर की सहायता से ये भी कितना हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। आपको ध्यान रखना कोण हमेशा नीचे ही बनाइएगा। यहाँ तो हमने समझाने के लिए ऊपर बना दिया, लेकिन आप लोग हमेशा नीचे बनाएं, चाहे कोण नीचे बने चाहे ऊपर बने, लेकिन आपको कहाँ बनाना है? कोण नीचे ही बनाना है, क्योंकि एकांतर की सहायता से नीचे तो लाना ही है, नहीं तो सवाल आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो चलो हम लोग यहाँ पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी को तो देख ले गए, कोण कितने अंश का बना? 30 अंश का। फिर वही पहाड़ की चोटी से मीनार के आधार को भी देखा गया है। मीनार के आधार को भी देखा गया तो कोण कितने अंश का मिला? 60 अंश का। तो यहां से अब आप देखिएगा इसको, देखिएगा यहां बिंदु बी से अब हम लोग देख रहे हैं मीनार की आधार को। मीनार जो था वो तो डी उसका चोटी है और सी आधार है। तो एक बार बी से चोटी को देखा गया, एक बार बी से आधार को देखा गया। तो अब की जब आधार को देख रहे हैं तो आपको पलकें अपनी ज्यादा झुकानी पड़ी होंगी, तब जाकर ये कोण कितने अंश का बना? 30 अंश का। अगर ऊपर कोण 30 अंश का है तो ये रेखा काट किसको रही है? क्षैतिज को, नीचे क्षैतिज को। अगर ऊपर 60 अंश का है तो इस तिर्यक के दाईं ओर भी कितने अंश का होगा? 60 अंश का। अगर यहाँ तिर्यक के बाईं ओर 60 अंश है तो यहाँ तिर्यक के दाईं ओर भी 60 अंश होगा, क्योंकि एकांतर कोण जो होते हैं जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशाओं में बने अंतः कोण, अंतः मतलब अंदर अंदर, अंतः कोण ही क्या कहलाते हैं? एकांतर कहलाते हैं और समांतर की दशा में ये बराबर होते हैं। तो यहाँ 60 था तो ये भी क्या होगा? 60 होगा। अब यहां देखिएगा, अब आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, तो पहले मान लीजिएगा जो आपने लिखा है। अब आपका आरेख बिल्कुल कंप्लीट है, अब आपको हल करना है। तो यहाँ आपको मानना है, माना मीनार की ऊंचाई h है और मीनार की पहाड़ से दूरी कितनी है? तो आप कहेंगे x है। तो मान लिए है तो हल कीजिए। यहाँ आपको लिखना है हल। यहाँ से आप हल करना प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको मानना ही है, माना मीनार की ऊंचाई h तथा पहाड़ से मीनार की दूरी x मीटर है। ये आपने मान लिया। माना था कि पहाड़ यानी जो मीनार की ऊंचाई है, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है? h, और मीनार की जो पहाड़ से दूरी है वो कितनी है? x। यदि यहाँ पर h है तो इसी की ठीक सीध में लाइन खींची गई है, तो अगर इधर h है तो यहाँ भी क्या होगा? h ही होगा। अगर इतनी ऊंचाई यहां से यहां तक h है तो जितनी ऊंचाई इधर ली है उतनी ही ऊंचाई पर इधर जो बिंदु E है उसका भी मान क्या होगा? h ही होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, पूरा था 60, उसमें आधा है h, तो शेष बचा कितना? तो पूरे में से आधा घटा दीजिए तो फिर आधा आपको मिल जाएगा। तो पूरा है 60, उसमें से घटाना है नीचे वाली लंबाई को, तो नीचे की लंबाई है h, तो शेष बचा कितना? 60 माइनस h। ये रहा ऊपर का भाग, पूरा भाग है 60, नीचे का भाग है h, तो ऊपर वाला जो भाग प्राप्त हो गया 60 माइनस h प्राप्त हुआ। अब आपको समकोण त्रिभुज देखना है, तो एक समकोण त्रिभुज यहां बनेगा और एक समकोण त्रिभुज यहां बनेगा। आपको एक त्रिभुज ढूंढना है जहां से कुछ ज्ञात हो सके, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में हमें ए बी का मान दे दिया गया है 60, आधार भी पता है x और कोण भी पता है 60 अंश। तो यहाँ ऐसे इसको खींच लेते हैं, ये था a, यहाँ है b, थोड़ा बाहर आरेख रफ आरेख खींचते हैं
और यहां पर कौन था, सी। यहां सी पर कोण क्या दिया गया, 60 अंश। ए से बी तक की लंबाई क्या दे दी गई, 60 मीटर। और जो आधार है वो कितना दे दिया गया, यक्स दे दिया गया। तो ये रहा समकोण। न्यून कोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब, समकोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण, और जिस भुजा पर न्यून कोण बना होता है उस भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, आधार। तो देखिएगा यहां पर आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आपको जो दे दिया गया है आप उसको हल करते जाएंगे। तो यहां दिया है कोण सी बराबर कितने अंश, 60। न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और लंब आपको दे दिया गया है 60 मीटर। फिर बात की जाएगी जिस पर न्यून कोण बना हुआ उसे आधार कहते हैं। आधार आपने मान लिया है यक्स। लंब और आधार के लिए आप त्रिकोणमितीय अनुपात का चुनाव कीजिएगा तो यहां पर आप पाएंगे tan थीटा। सूत्र होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लेकिन थीटा नहीं है, आपका जो कोण है वो सी है, तो थीटा की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, सी। हो गया tan सी बराबर, सूत्र तो जानते ही है, लंब बटा आधार। तो tan और सी का मान, तो सी का मान आपको दिया है 60 अंश बराबर लंब, तो लंब भी आपका है 60, और आधार की बात की जाए तो है यक्स। tan 60 अंश का मान तो आपको पता होना चाहिए, tan 60 अंश का मान आपको बताया गया है, √3 बराबर होता है 60 बटा यक्स। यक्स ना करा इधर आएगा, गुणा करेगा, तो यहां से आप हल करेंगे, √3 गुणे यक्स बराबर बचा कितना, जब यक्स इधर चला आया तो केवल क्या बचा, 60। √3 गुणा करा उधर जाएगा तो भाग कर देगा, तो यहाँ आपको यक्स का मान मिल जाएगा 60 बटे में √3। यहां ध्यान रखिएगा, यदि आपको गलती से भी यक्स दिखाई दे जाएगा तो उसकी जगह पर आप 60 बटा √3 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई अर्थात यच का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, यच का। पर आपने तो यक्स का मान निकाल दिया है। जब आपको यक्स कभी भी दिखाई देगा तो आप इतना लिख देना। अब ये रहा आपका पहला त्रिभुज, कहानी इसका हो गया खत्म। अब आप एक दूसरा समकोण त्रिभुज देखते हैं जिसका नाम क्या है, BED। तो यहां पर आप लोगों को चलना है त्रिभुज किसकी ओर, जो दूसरा समकोण त्रिभुज है, ये रहा B, यहां है E और इधर क्या है D। D से लेकर E तक की दूरी यहां भी क्या है, x। कोण D पर कितना दे दिया गया है, तो दिया है 30 अंश, और जो BE की माप दी गई है वो दे दी गई है 60 माइनस x। ये 60 माइनस h दे दी गई है। कितने दी गई है, 60 माइनस h। देखिएगा यहां लिखा हुआ है 60 माइनस h, आप नोट कर लीजिए। तो यहां अब हम सबको लिखना है किस त्रिभुज को, BED को। तो यहां आप लिखेंगे त्रिभुज BED में, यहां कोण जो D है वो कितने अंश का है, 30 अंश का। न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो आप लंब लिख दीजिएगा, लंब है कितना, 60 माइनस h। बात की जाएगी जिस पर न्यून कोण बना हुआ उसे आधार कहते हैं, और न्यून कोण बना हुआ है यक्स पर, तो यहाँ आधार क्या है, यक्स। फिर आपको वही लगाना है लंब और आधार के लिए, तो लंब आधार के लिए तो आप जानते ही हैं, लग जाएगा tan थीटा, लेकिन थीटा ना होकर D है तो आप tan D लगाएंगे, बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। tan D, तो D का मान आपको तुरंत रख देना है 30 अंश। लंब की बात की जा रही है तो लंब क्या है, 60 माइनस h बटे में आधार की बात हो रही, आधार क्या है, x है। अब आपको थोड़ा सा और आगे हल करना है, इस आरेख को मिटा देते हैं क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं। यहां से देखिएगा, फिर ऐसे हल करते चले जाएंगे आप। tan 30 अंश, तो tan 30 अंश का मान आपको पता होगा 1/√3 बराबर, tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। इसके बाद देखिएगा 60 माइनस h है, तो रहने दीजिएगा 60 माइनस h, बटे में क्या है, यक्स है, तो यक्स भी रहने दीजिए। एक काम करते हैं, यहां पर यक्स इधर भाग कर रहा है,
अगर इधर आएगा तो क्या कर देगा, तो गुणा कर देगा। 1/√3 गुणे कितना, यक्स, बराबर बचा क्या, 60 - h। अब यक्स का मान आप जानते हैं, वाली बात पहले ही हल कर चुके थे। यक्स की जगह पर आप 60/√3 लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए 1/√3 गुणे 60/√3 बराबर है क्या, तो 60 - h है। ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, तो 60 √3 का गुणा √3 में होगा, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, क्योंकि एक बार यहां था, एक बार और मिल गया, अर्थात हो गया 2 बार, और 2 बार के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। फिर यहां देखिएगा बराबर बचा क्या है, 60 - h बचा हुआ है, स्क्वायर से रूट हो जाएगा गायब, तो बचेगा 60/3 बराबर 60 - h। काट दीजिएगा तो क्या बचेगा, 20×3 = 60, मतलब 3 दूना 6 और 3 शून्य 0, आ गया 20। तो ये हो गया 20 बराबर 60 - h। यहां से आपको h का मान निकालना है, तो h इधर माइनस है, अगर हम इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा प्लस, तो हमें h का मान निकालना है, h को रोक लीजिएगा, तो 20 को दूसरी ओर लेकर चले जाओ। h प्लस माइनस था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो h हो जाएगा प्लस। h क्या होगा, प्लस। माइनस था लेकिन दूसरी ओर आया तो क्या हो गया, प्लस। इधर तो 60 पहले से था, 20 प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये तीर केवल समझने के लिए आपको बताया कि h को बाईं ओर लाया गया है, जबकि 20 को दाईं ओर ले जाया गया। तो अब देखिएगा 60 में से 20 यदि आप घटा देते हैं, तो 60 में से यदि 20 घटाएंगे तो आपको h का मान कितना मिल जाएगा, 40 मीटर। अर्थात जो मीनार थी वो कितने मीटर की है, मीनार 40 मीटर की ऊंचाई की है। यही आपका हो गया आंसर। तो वैसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। शायद ये आपको समझ में आ चुका होगा, अगर नहीं भी आया है तो वीडियो आप एक बार फिर से देखिएगा, स्पष्ट हो जाएगा आपको कि सवाल लगाना कैसे है। तो सबसे पहले आप सवाल को पढ़िएगा, उसके बाद उसका आरेख खींचिएगा, फिर आपको ये समझना है कहाँ क्या दिया है और कहाँ क्या नहीं दिया है। उसी के आधार पर आपको हल करते हुए चले जाना है, कोई समस्या होने वाली नहीं है। और यदि कोई आपको समस्या हो रही है, सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद बच्चों।